रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? पहले हमने पढ़ा था कि बैंकों को अगर पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो आरबीआई के पास जाते थे, आरबीआई उनको 3 टॉपिक्स में पैसे देते थे, 3 उसमें 2 से 14 दिन आपका रेपो रेट हो गया, और मिडनाइट की जरूरत पड़ी तो एमएसएफ हो गया, और 14 दिन से ज्यादा पड़ी तो बैंक रेट हो गया। तो अब जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, अब सपोज करिए आपको वैसे मैं बता देता हूं, अब जैसे अभी आपने न्यूज वगैरह भी पढ़ी होगी कि सैटरडे और संडे 2 दिन बैंक क्लोज रहेंगे, या कभी फोर्थ सैटरडे पड़ जाता है, तो बैंकों को पता होता है कि भैया सैटरडे और संडे को कस्टमर्स ज्यादा आते, सॉरी संडे को तो बंद ही रहता है, सैटरडे को ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास आते नहीं है बैंक से पैसे निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए। तो वो 2 दिन के लिए क्या करता है, आरबीआई को कहता है कि भैया हमारे पास इतना कस्टमर्स का अमाउंट पड़ा हुआ है तो हम आपको लोन दे रहे हैं, मतलब कि वो रिवर्स आरबीआई को पैसा दे रहे हैं 2 दिन के लिए। तो जब बैंक आरबीआई को पैसा देती है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे भी 5-6 दिन की कंटिन्यू छुट्टियां पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी बैंकों को पता है कि भैया 5-6 दिन हमारे पास कस्टमर्स आएंगे नहीं पैसा निकालने, तो 5-6 दिन के लिए हम आरबीआई को पैसा दे दे और उससे इंटरेस्ट ले, तो उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। जो अभी का रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 3.35। ठीक है। अब बैंक को, आरबीआई को तो पता है कि भैया बैंक मेरे पास आएगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी या उसके पास काफी कस्टमर्स आएंगे लोन के लिए, और जब मतलब कि बैंक्स को रियली नीड है और उनको आगे कस्टमर्स को लोन देना है, तो उसकी बैंक की क्या है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, वो आरबीआई से पैसा लेगा। लेकिन जब दूसरी कंडीशन में बैंक आरबीआई को पैसा देते तो आरबीआई को इतनी नीड नहीं होती पैसे की, लेकिन फिर भी आरबीआई इनसे कहता है कि अगर आपको देना है 2-3 दिन के लिए तो आप मेरे को दे सकते हो। तो जब बैंक आरबीआई को पैसा देती है कुछ दिनों के लिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जो कि अभी रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो चल रहा है 3.35। अब अगला टॉपिक है हमारा जो है एनडीटीएल, एनडीटीएल जो कि है नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी। अब एनडीटीएल क्या होता है? सपोज करिए एक ये बैंक है जिसका है कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। अब इसके पास में करोड़ों कस्टमर है, अब करोड़ों कस्टमर ने 1-1 रुपए डाल दिया, अब इसके पास में कितना फंड हो गया, मतलब कि ये लगा लीजिए कि जितना, जैसे ये कॉरपोरेशन बैंक है, इसके पास में करोड़ों कस्टमर है और करोड़ों कस्टमर का पैसा करोड़ों रुपए है, 100 करोड़ है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। एक कॉरपोरेशन बैंक है, इसमें काफी सारे इसके पास कस्टमर है जिनका खाता कॉरपोरेशन में खुला हुआ है, और उस खाते में जितने भी कस्टमर है उनका पैसा 100 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन बैंक में जमा है। जो जमा राशि होती है, जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबका पैसा जितना जमा है, जैसे कॉरपोरेशन बैंक में इतना पैसा जमा है, पूरे पैसे को हम कहते हैं नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, सॉरी। जितना पैसा किसी बैंक में जितने भी कस्टमर है उनका पैसा जमा है, उस पूरे पैसे को हम कहते हैं एनडीटीएल। ठीक है। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सीआरआर और एसएलआर। पहले मैं आपको सीआरआर बता देता हूं जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है सीआरआर? सीआरआर ये होता है जब कभी आरबीआई किसी बैंक को लाइसेंस देती है ओपनिंग के लिए, तो उसको कहती है कि भैया जितना आपका एनडीटीएल होगा, मतलब कि जितने कस्टमरों का आपके पास पूरा पैसा होगा उसका 3% या 4%, वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, जितना आपका एनडीटीएल का 3% या 4% मैं अपने पास में रिजर्व रखूंगा, आरबीआई ये कहता है। तो उस पैसे को हम कहते हैं सीआरआर, जो आरबीआई अपने पास में रिजर्व रखता है 3% या 4%, एनडीटीएल का पूरे पैसे का 3% या 4% आरबीआई अपने पास रखता है, और उन पैसों पे वो ब्याज कुछ नहीं देता, वो अपने पास में एज अ सिक्योरिटी मनी कह सकते हो, आपको सिक्योरिटी मनी होती है सीआरआर, जो आरबीआई पूरे एनडीटीएल का 3% या 4% अपने पास में जमा रखता है, उसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। उन पैसों को वो आरबीआई के पास में सिक्योर है, और मतलब कि एक किस्म से सिक्योरिटी अमाउंट 3 से 4% है, वो आरबीआई के पास में जमा है,
ठीक है, तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जो आज की डेट में सीआरआर है वो बैंकों को 4.5% है जो मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कि 4.5% किसी भी बैंक का पैसा वो आरबीआई के पास में जमा है, उस पर आरबीआई उसको कोई ब्याज नहीं देती। ठीक है, अब दूसरा है सॉरी हमारा एसएलआर। अब एसएलआर क्या होता है, वो होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। अब एसएलआर क्या होता है, बैंक आरबीआई कहती है कि भैया 4% या 3.5% या 3% वो फ्लक्चुएट जो होता रहता है वो तो हमारे पास रिजर्व रहेगा ही रहेगा। अब आपको 18% जो अभी का मैं रिसेंट का बता रहा हूं, 18% आपको अपने पास में जमा रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं एसएलआर। एनडीटीएल का पूरे जितने भी कस्टमरों ने अपना पैसा जमा करवा रखा है, पूरे पैसों का 18% आपको अपने पास में रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एसएलआर। वो क्यों रखना पड़ेगा, कभी इमरजेंसी में काफी सारे कस्टमर्स आ गए पैसा निकालने के लिए, तो बैंक में पैसा रहना चाहिए अवेलेबल। तो किस रूप में रहना चाहिए, एसएलआर के रूप में। आरबीआई क्या कहती है, भैया 4.5% तो आपको मेरे पास देना ही देना, रखना पड़ेगा। 18% आपको एसएलआर के तहत आपको 18% अपने पास में सेव करना रखना पड़ेगा। अब जो इसके बाद में जो भी बचा, ये लगा लीजिए आप 78 या 72 या मतलब कि जो भी इसके बाद रिमेनिंग बचा, उन पैसों को आप आगे लोन के तौर पर दे सकते हो। 4.5% आरबीआई ने अपने पास रखा पूरा फंड, और जो 18% है वो आपको इमरजेंसी के टाइम पे रखना पड़ेगा कि काफी सारे कस्टमर्स अगर पैसा निकालने के लिए आ गए तो आपके पास में फंड होना चाहिए। एसएलआर के रूप में आपको 18% अपने पास में रखना पड़ेगा। जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है उसका आप लोन वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, वो आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है, शाख जिसको हम कहते हैं लोन, ठीक है, कैश जिसको हम कहते हैं तरलता हिंदी में। अब आ गया हमारा डिमांड जिसको कहते हैं मांग, ठीक है, फिर आ गया प्राइस मूल्य, फिर आ गया इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं महंगाई। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, सरकार के तहत आपका ना जरूरत से ज्यादा कम महंगाई होनी चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा महंगाई होनी चाहिए। 2 से 6% तक महंगाई होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 6 से ज्यादा। अब ये मैंने क्या लिखा है वो आपको वो बता देता हूं। कभी भी किसी प्रोडक्ट की या किसी वस्तु की डिमांड अगर मार्केट में ज्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब कभी महंगाई जो है वो बढ़ जाती है तो सरकार के पास एक चाबी है जो है आरबीआई। आरबीआई अगर महंगाई ज्यादा हो गई तो उसको कम कर सकती है, और अगर महंगाई कम हो रही है मतलब कि जो इन्फ्लेशन रेट है सॉरी डिफ्लेशन में जा रही है, अगर 2% या 2% से नीचे जा रही है तो भी बड़ा घाटा होता है कि अगर किसी वस्तु का डिमांड नहीं होगी तो उसका प्राइस गिरता 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 चला जाएगा। तो 2% से महंगाई नीचे नहीं होनी चाहिए और 6% से महंगाई ऊपर नहीं होनी चाहिए। या कभी महंगाई बढ़ी तो आरबीआई के पास, सरकार के पास एक चाबी है आरबीआई, और ये सारे लॉज मतलब कि जो भी आरबीआई के लॉज वगैरह वो सारा उसका गवर्नर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये जो रेपो रेट्स हो गए ये जो भी हो गए, ठीक है। अब अगर महंगाई बढ़ गई तो आरबीआई उसको कंट्रोल कैसे करता है, जैसे सपोज करिए अभी महंगाई बढ़ गई, ठीक है। महंगाई का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, तरलता, मींस कैश। अगर आपकी जेब में कैश है, ठीक है, और आपको किसी भी चीज की मतलब कि नीड वगैरह या कुछ भी है तो एक अलग से जोश आ जाता है अगर आपकी जेब में पैसा है। तो आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करती कैसे है, वो करती है, अब जैसे सपोज करिए आरबीआई को लगा कि महंगाई भैया बढ़ गई है तो वो क्या करेगी, जैसे ये एसएलआर है,
जो मैंने आपको बताया था कि पूरे एनडीटीएल मतलब कि पूरे पैसे जितने किसी बैंक के बैंक में जमा है तो उस पे अभी एसएलआर कितना ले रही है 18%। ठीक है, तो अगर मतलब कि आरबीआई को लगता है कि भैया महंगाई बढ़ गई तो वो बैंक को 40% मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने ये निकाल दिया कि आरबीआई को लगा कि भैया पैसे मतलब कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई बैंकों को टाइट करता है, बैंकों को कहता है कि भैया अभी आपको जैसे मैंने आपको बताया था 18% तक बैंकों को जो लोगों का पैसा है वो मेंटेन अपने पास में रखना है, बाकी का पैसा लोन में देना है। अगर आरबीआई ने चाबी कसी थोड़ा सा टाइट करा आरबीआई को तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंकों को कहेगी कि भैया एसएलआर आपको 40% मेंटेन करना है। तो 40% एसएलआर हो गया, आरबीआई इतना कर सकती है 40% तक आरबीआई के पास अथॉरिटी है एसएलआर मेंटेन करवाने की। तो 40% तक अगर एसएलआर मेंटेन का बोला 4% आपका ये सीआरआर हो गया, 44% तो यही हो गया, बाकी का पैसा आप दे सकते हो। तो बैंक क्या करेगा, गिने चुने कस्टमर्स को लोन देगा, वट एवर हो, पीएलओ एचएलओ होम लोन हो या लैप हो कुछ भी हो, तो बैंक क्या करेगा छाट छाट के कस्टमरों को पैसा देगा जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। और दूसरा रेपो रेट बढ़ा देगा, जहां रेपो रेट बढ़ा दिया, अब मेरा 10.5 पे चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा 10.5 पे पहले लोन चल रहा था, तो अब मेरे को 12 का मिल रहा है, तो मैं नहीं लूंगा, मन मार लूंगा। तो जिससे क्या होगा, लोग मतलब कि कम चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि भैया महंगाई शायद बढ़ गई तो हमें अपनी वस्तुओं के दाम गिराने पड़ेंगे, तो जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। तो ना ज्यादा महंगाई ज्यादा होनी चाहिए, ना महंगाई ज्यादा कम होनी चाहिए। तो सरकार के पास एक चाबी है आरबीआई, जिससे वो उसके पास काफी टूल्स ऐसे हैं जिससे वो महंगाई के ऊपर रोक लगा सकती है। अब जैसे मैं आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इंटरेस्ट अगर बढ़ गया, सरकार सॉरी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, बैंकों ने क्या करा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो लोग लोन कम लेंगे, कैश मार्केट में कैश का फ्लो कम हो जाएगा, लोगों की डिमांड। अब जैसे मेरे पास पैसा नहीं है और मैं सोच रहा हूँ जैसे कल मेरे भाई ने गाड़ी ली, ठीक है, अब मैंने उसको देखा कि भैया उसने गाड़ी ली है बढ़िया 8-10 लाख रुपए की, अब मेरे को भी लेनी है, मेरी जेब में पैसा तो है नहीं, मैं क्या करूंगा लोन के लिए अप्लाई करूंगा। जब मेरे को अगर पता है कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई सॉरी बैंकों ने बढ़ा रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा अभी नहीं लेता, 1 साल बाद या 6 महीने बाद देख लूंगा, तो जिससे डिमांड चीज की क्या हो जाएगी। अब मेरे जैसे काफी लोग होंगे, ठीक है, जिनको लगेगा कि भैया इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हो सकता है कि थोड़ा टाइम में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाए, तो चीजों की डिमांड जो वैल्यू है वो हो जाएगी कम, डिमांड कम हो गई, वैल्यू हो जाएगी कम, महंगाई हो जाएगी कम। अब जैसे आपको पता है कि 2020 में वो अपना लॉकडाउन आया था, किसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिए थे, तो बैंकों ने भी क्या करा ब्याज दर कर दिए कम, जिससे मार्केट में फ्लो बढ़ जाए। तो जब आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कम करा तो लोन लोग लेने लग गए, मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ गया, मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़े और थोड़ी सी महंगाई को ग्रो करा। उस वो एक ऐसी कंडीशन थी कि लोगों के पास पैसा थोड़ा सा कम था, मतलब कि मार्केट में पैसों का फ्लो थोड़ा सा कम था, तो सरकार ने आरबीआई को बोला था कि भैया थोड़ा सा मतलब कि रिलीफ दिया जाए बैंकों को, जिससे बैंक आगे रिलीफ दे। तो बैंकों को रिलीफ मिला कम, मतलब कि बैंकों को रिलीफ दिया गया, तो बैंकों ने अपने जो रेट्स थे वो कम कर दिए थे। अभी मैं आपको बताऊं 2018 में आई थिंक 2018 से 19 में जो मिनिमम रेट था वो 10.99 का था, और ये कोविड के बाद में जो रेट्स गया वो गया 10.25, और कोई कोई तो ऐसे ऐसे बैंक थे जिनका रेट था 9.99। तो मतलब कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करा, मतलब कम कर दिया, तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है, प्राइस की वैल्यू बढ़ती है, फिर महंगाई बढ़ती है। और जब आरबीआई चाबी कसती है कि रेपो रेट बढ़ा देती है, एसएलआर बढ़ा देती है, तो लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो लोग लोन कम लेंगे, मार्केट में कैश फ्लो कम होगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बता देता हूं, ये तो हो गया, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो लोन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उनके पास पुश्तैनी है पैसा, या आप ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने अच्छी सेविंग्स कर रखी है। तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब कि आईआरडीए के थ्रू या आप आरबीआई के थ्रू, मतलब कि कुछ भी ऐसा लगा लो कि जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं। सपोज करिए
मेरे अकाउंट में पिछले 4 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है, ये मैंने पैसा अपना सेव करके रखा था। अब ना मेरे को लोन की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पैसा है। तो अब यहाँ पे इन कस्टमर से पैसा कैसे लिया जाए महंगाई को रोकने के लिए, तो आरबीआई ने एक पॉलिसी निकाली जिसको कहते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी। अब इसके थ्रू क्या है कि जिनको लोन की नीड नहीं है और उनके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा सेव है, तो उनसे कैसा पैसा निकालती है, उनसे ऐसे पैसा निकालती है इंश्योरेंस कंपनीज की जगह। अपने कंपनीज क्या करती है, अपने एजेंट्स को भेजती है एक प्लान दिलवाने के लिए, जिसको कहते हैं जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो। अब मेरे पास 4 लाख रुपए सेव थे, मैंने क्या करा, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए किसी इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया कि कल को अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, मेरे को पैसा मेरी फैमिली को मिलना चाहिए। तो अब मेरे अकाउंट से क्या गया, 2 से 2.5 लाख रुपए कट गए, ठीक है, मैंने सेविंग कर ली। तो अब मैं भी अगर मेरे को कुछ भी चीज खरीदनी है तो मैं थोड़ा सा अपना मन मारूंगा, और होगा क्या कि जो मैंने सेविंग करी है उसके बदले मेरे को एक बॉन्ड पेपर ये सेविंग के बाद में एक कंपनी देती है कि भैया आपने इतना इतना पैसा किसी अपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, तो आपको 6 साल बाद, 8 साल बाद या 10 साल बाद ये पैसा मिल जाएगा। तो पहले तो उन लोगों से लोन मतलब कि लोन के रेट महंगे करे तो लोगों ने पैसा कम लिया। अब ऑलरेडी जिनके पास सेविंग्स है उनसे ऐसे पैसा लिया जाता है ओपन मार्केट पॉलिसी के तहत। मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे मार्केट में कंपनी क्या करती है, अपने प्लान निकाल देती है कि जिससे पब्लिक क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, अपना सेविंग का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देती है, जिससे थोड़ी सी महंगाई और कंट्रोल हो जाती है। तो अब मैं एक छोटा सा आपको टॉपिक बता देता हूं, जैसे आईआरडीए मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसके 2 पार्ट होते हैं, छोटा सा मैं आपको वैसे बता रहा था। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में आ जाती है जैसे गाड़ियों का व्हीकल लोन हो गया, या आपका मेडिकल प्लान हो गया, जैसे फैमिली फ्लोटर प्लान हो गया, इस तरीके का। अब लाइफ इंश्योरेंस में जो आता है, एक आता है जैसे मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान वो प्लान होते हैं, जैसे मैंने किसी कंपनी ने क्या करा, एक प्लान निकाला जिसको कहेंगे मनी बैक प्लान। मेरे को बोला कि भैया आपको 5 साल, हर साल आपको 30-30 हजार रुपए देना है, आपने 5 साल आपको पैसा देना, आपने दे दिया 1.5 लाख रुपए। अब आपको छठे साल कुछ पैसा मिलेगा, 7वें साल कुछ पैसा मिलेगा, 8वें साल कुछ पैसा मिलेगा, 9वें साल कुछ पैसा मिलेगा, मतलब कि आपको टुकड़ों में पैसा मिलेगा। तो उस तरीके के प्रोडक्ट को कहते हैं मनी बैक पॉलिसी। अब एक कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती है कि आपको 30-30 हजार रुपए साल के देने, आपने 5 साल पैसा दिया, तो 10वें साल आपने जैसे 5 साल 1.5 लाख रुपए दिए, 30 हजार रुपए साल का, तो आपको 10वें साल 1.5 लाख का 2,10,000 रुपए मिलेगा, सब कुछ गारंटेड पेपर पे लिख के देते हैं, जिसको बॉन्ड पेपर कहते हैं। तो उस तरीके के पॉलिसी को हम कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। एक होता है टर्म प्लान। टर्म प्लान वो प्लान हो गया कि जैसे अब मैं कोई ड्राइविंग करता हूँ, ठीक है, मेरा ड्राइवर का काम है, मैं ओला या उबर में या कुछ भी मैं ऐसे ड्राइविंग करता हूँ मैं, तो मेरे को खतरा है कि मैं अगर ड्राइविंग करते टाइम पे मेरे को कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, भगवान ना करे हो, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस अगर हो गई, तो मैं पहले से ही सिक्योर करके कौन सा प्लान लूंगा, वो लूंगा मैं टर्म प्लान। और एक होता है यूलिप प्लान, जिसको कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके तहत क्या होता है, आप इस प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा मार्केट पे लगता है, ठीक है। ये मैंने कुछ तरीके के प्लान्स आपको बता दिए जो इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेट कौन करता है, आईआरडीए, इंश्योरेंस गारंटीड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आज का हमारा ये सेशन था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय।